सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट हमने देखा प्रोफेसर कीन्स का। कीन्स ने बताया था कि जब अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन होता है तो अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन होने के परिणाम स्वरूप वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ता है। जब वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ता है तो उसके परिणाम स्वरूप उत्पादक का लाभ बढ़ता है। आफ्टर राइजिंग द प्राइस ऑफ प्रोड्यूसर, क्या होता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, देन द प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर आल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, तो जिसके परिणाम स्वरूप इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया चालू होती है और इस इन्वेस्टमेंट के परिणाम स्वरूप लोगों को रोजगार मिलता है। तो फिलिप्स ने इसी पॉइंट को लेकर के कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था में रोजगार भी बढ़ता है, यानी आपका इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयबिलिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया गया। फिलिप्स ने यहीं पर एक टेक्निकल शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने रोजगार की जगह पर बेरोजगारी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो बेरोजगारी शब्द का जब हमने प्रयोग किया या फिलिप्स ने प्रयोग किया तो यानी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में उन्होंने रिलेशनशिप को स्टेब्लिश किया और अनएम्प्लॉयमेंट तथा इन्फ्लेशन के बीच जो रिलेशनशिप पाया गया वो निगेटिव रिलेशनशिप पाया गया। यानी जब अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो बेरोजगारी इकोनॉमी में कम होती है। ठीक है, और वही वाइस वर्सा क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन का मान कम होता है तो अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है और जिस वक्र द्वारा हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं उसे फिलिप्स वक्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यह टेक्निकल टर्मिनोलॉजी मैंने आपके साथ बात किया कि यहां पर प्रोफेसर फिलिप्स ने एम्प्लॉयमेंट शब्द का प्रयोग ना करके अनएम्प्लॉयमेंट शब्द का प्रयोग किया। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया था। फिलिप्स का रिप्रेजेंटिंग द कॉम्बिनेशन बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट इन इन्फ्लेशन। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो फिलिप्स थे उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बीच में रिलेशनशिप को स्टेब्लिश किया था। तो चलिए, ये मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया। अब हम जो कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो ब्रॉडली डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आपके साथ पीपीटी शेयर करने जा रहा हूं, वो पीपीटी के साथ ही आप इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर देखिएगा। ओके, तो स्लाइड शायद सभी को विजुअल होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं कि फिलिप्स वक्र क्या है। ठीक है, तो पहला प्रश्न बनता है कि व्हाट इज द फिलिप्स कर्व। तो फिलिप्स कर्व जो होता था ये इंग्लैंड के इकोनॉमिस्ट थे। कौन? प्रोफेसर फिलिप्स, यानी इनका नाम था A.W. फिलिप्स। और इन्होंने पहली बार दो वेरिएबल के बीच में कॉम्बिनेशन को इस्टेब्लिश किया। एक तो था वेरिएबल इन्फ्लेशन, एक वेरिएबल था इन्फ्लेशन एंड अनदर वेरिएबल था अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इन्होंने बताया था कि अर्थव्यवस्था में, इन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में जब इन्फ्लेशन का मान ज्यादा होता है तो उसके परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम पाया जाता है। और साथ ही साथ इन्होंने बताया था कि जब इन्फ्लेशन का मान कम होता है तो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का मान ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इकोनॉमी में दो वेरिएबल के बीच में इन्होंने रिलेशनशिप को स्टेब्लिश किया था। लेकिन इनकी जो थ्योरम थी वो वास्तव में अल्पकाल से संबंधित थी। किससे? शॉर्ट रन से संबंधित थी। बाद में फ्रीडमैन आए और फ्रीडमैन ने फिलिप्स कर्व को दीर्घ काल में इंप्लीमेंट करके दिखाया कि दीर्घ काल में जो फिलिप्स कर्व होता है, ये जो अभी अल्पकाल में आपको निगेटिव रिलेशनशिप वाला फिलिप्स कर्व होता है, दीर्घ काल में यही फिलिप्स कर्व पैरेलल टू द वाई एक्सेस हो जाता है। यानी जो फिलिप्स कर्व आपको दीर्घ काल में मिलता है वो इन इलास्टिक फिलिप्स कर्व आपको मिलेगा। तो चलिए, इनकी पीछे की क्या बैकग्राउंड है, क्या कहानी है, क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या थ्योरीज है, एक इसके बिहाइंड पे काम करती हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि 1950 में जब अर्थशास्त्र में मांग वृद्धि स्फीति तथा लागत वृद्धि स्फीति यानी डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात हुई थी। मैंने इसको बहुत ब्रॉडली आपके साथ डिस्कस किया है कि जब अर्थव्यवस्था में
क्या होता है, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है। तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने के परिणाम स्वरूप लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर आ जाती है और लोग ज़्यादा वस्तुओं को डिमांड करने लगते हैं। इस प्रकार हमें एक प्रकार से मांग वृद्धि स्पीड डिमांड पुश इन्फ्लेशन दिखाई पड़ता है। ठीक है, वही कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो जब अर्थव्यवस्था में जो मजदूर होते हैं वो अपने वेज को बढ़ाने की बात करते हैं और वहीं पर प्रोड्यूसर जो होते हैं वो अपने प्रॉफिट बढ़ाने की बात करते हैं, तो इसके कारण अर्थव्यवस्था में कॉस्ट बढ़ जाता है, जिससे उत्पादक लागतों के कारण वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ा देते हैं। तो ये दो प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं। तो अर्थव्यवस्था में जब इन बातों पर डिस्कशन चल रहा था 1950 में, तो उसी समय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर N.W. फिलिप्स, जिसको मतलब ए डब्ल्यू फिलिप्स, एन नहीं, A.W. फिलिप्स है, A.W. फिलिप्स ने अपने एक शोध पत्र में द रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट चेंज इन मनी वेज रेटेड इन द यूनाइटेड किंगडम प्रकाशित किया था। ठीक है, तो इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एंड कहते हैं इन्फ्लेशन के बीच में जब रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया, तो इन्हीं के नाम पर फिलिप्स कर्व को हम जानते हैं। अब आते हैं तो फिलिप्स ने ब्रिटेन में 1861 से लेकर के 1957 के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट तथा मॉनेटरी वेज के बीच में रिलेशनशिप को कलेक्ट किया और उसका एनालिसिस किया था। यानी जो ये फिलिप्स वक्र आया, ये ब्रिटेन के आंकड़ों के आधार पर ये थ्योरम को इस्टेब्लिश किया गया था। और ये आंकड़े कहाँ से थे? 1861 से लेकर के 1957 तक, यानी लगभग 100 साल का डेटा था इनके पास। और 100 साल के डेटा के आधार पर इन्होंने बताया था कि मूल्य में परिवर्तन की दर, यानी जो चेंज इन प्राइस है, मूल्य में परिवर्तन की दर, तथा अनएम्प्लॉयमेंट में यानी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में जो आपका रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया, तो जब इन्होंने इसको डायग्राम मेथड से प्रेजेंट किया तो उसी डायग्राम को फिलिप्स कर्व के नाम से जाना जाता है। तो फिलिप्स कर्व क्या होता है? ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में मजदूरी या मूल्य, वैसे इनके जो प्रारंभिक लेख थे फिलिप्स के, उन्होंने वेज शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन बाद में इसे ब्रॉडली जो हम लोगों ने यूज करने लगे वो प्राइस शब्द का यूज करने लगे। मैं इसलिए इसको डीपली बता रहा हूं। सिविल वे में पूछा जाता है कि बेसिक इनका कॉन्सेप्ट किसमें था, तो इन्होंने बेसिकली मॉनेटरी वेज के एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश किया था, लेकिन बाद में इसको इकोनॉमिस्ट ने मॉडर्नाइज किया और इस थ्योरम में प्राइस एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने की बात कही गई। तो चलिए आइए देखते हैं कि फिलिप्स वक्र हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है। तो ये एक मेरे पास डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्स अक्ष और वाई एक्सिस को लिया है। अब हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर मैंने अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज में लिया है, अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज में है, और वहीं वाई एक्सिस पर हमने पी का मान लिया है, यानी मौद्रिक मजदूरी को यहाँ पे लिया गया है, मुद्रा मजदूरी को लिया गया है, मुद्रा मजदूरी। अब हमारे पास ये बताता है कि यहां पर जो एक कर्व पाया गया, जिसे हम लोग फिलिप्स कर्व कहते हैं, पीसी कहते हैं, फिलिप्स कर्व के नाम से कहते हैं, ये एक प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर गिरता हुआ एक कर्व था, जो हमें ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में जब इन्फ्लेशन का रेट 2% होता है, अर्थव्यवस्था में जब इन्फ्लेशन 2% होता है, तो इन्होंने, ये डेटा ओरिजिनल डेटा है इसलिए मैं इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता हूं, उन्होंने रिसर्च में पाया था कि जब प्राइस लेवल 2% था तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% इकोनॉमी में था। ठीक है, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन डबल हो गया, इन्फ्लेशन डबल हो गया यानी मौद्रिक मजदूरी लोगों की बढ़ गई और 4% इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो डिक्लाइन करके 2% हो गया। ठीक है, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं का एक लेबर का वेज बढ़ जाने से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया, क्योंकि अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वर्क एक्टिविटी में लग गए। लोग क्या होते हैं,
घर में बैठने की अपेक्षा बाजार में गए और वहाँ पर काम करने लगे। तो इस प्रकार का ये रिलेशनशिप इन्होंने इस्टेब्लिश किया था और ये डेटा मतलब कि ओरिजिनल डेटा है। ठीक है, उन्होंने पाया था कि जब इकोनॉमी में मौद्रिक मजदूरी का मान 2% था तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% था, लेकिन जब इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाई गई, वेज मौद्रिक मजदूरी का मान बढ़ाया गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले से डिक्लाइन कर गया। तो इन दो बिंदुओं को, यानी प्रारंभिक बिंदु मेरा ए था और एनदर बिंदु मेरा बी था, तो ये बताता है कि जब हम ए बिंदु से बी बिंदु पर गए तो एक प्रकार का कर्व निर्माण हुआ और इसी कर्व को हम लोगों ने फिलिप्स का वक्र का नाम दिया। तो फिलिप्स वक्र क्या कहता है? देखो, इसमें जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो मॉनेटरी वेज है, मॉनेटरी वेज है। और मॉनेटरी वेज ये बताता है कि जब अर्थव्यवस्था में लोगों की मौद्रिक मजदूरी बढ़ती है तो उसके परिणाम स्वरूप, देखो, आपकी या हमारी मौद्रिक मजदूरी बढ़ेगी तो उससे इफेक्ट क्या दिखाई पड़ेगा? उससे इफेक्ट ये होगा कि हमारी इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। ठीक है, अब डिमांड क्या करता है? डिमांड लीड्स टू, किसको लीड्स करता है? लीड्स टू प्राइस। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को बढ़ा देता है। तो देखो, अर्थव्यवस्था में इन्होंने, फिलिप्स ने पाया था कि जब लोगों की मॉनेटरी वेज यानी मौद्रिक मजदूरी बढ़ी थी तो उसके परिणाम स्वरूप लोगों की डिमांड पहले से बढ़ गई थी और डिमांड अधिक होने के कारण अर्थव्यवस्था में ये लोग वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग करने लगे थे, जिसके परिणाम स्वरूप हमने मूल्य में वृद्धि देखी। और ये मूल्य में वृद्धि उत्पादकों के प्रॉफिट में वृद्धि ला रही थी, उत्पादकों के प्रॉफिट में वृद्धि ला रही थी। और प्रॉफिट बढ़ने के कारण अर्थव्यवस्था में निवेश की प्रक्रिया संपादित हो रही थी। जब निवेश की प्रक्रिया संपादित हो रही थी तो गुणक धनात्मक रूप से काम कर रहा था और गुणक को धनात्मक रूप से काम करने के परिणाम स्वरूप लोगों की आय कई गुना बढ़ रही थी। और यहीं पर आपने देखा होगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब ये हो रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट यहां पर डिक्लाइन करता जा रहा था। तो ये रिलेशनशिप इन्होंने यहां से इस्टेब्लिश किया कि अगर मॉनेटरी वेज बढ़ती है, देखो मैंने मॉनेटरी वेज बढ़ने का यहां पर रिलेशनशिप लिया, तो इतनी इंडिविजुअल एक्टिविटी मार्केट मैकेनिज्म के अंतर्गत काम करती हैं, जो ये मैंने पूरे बॉक्स में रखें, इतनी एक्टिविटी संपादित होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, तब जाकर के हम देखते हैं कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हो गया। वहीं वाइस वर्सा क्या हो जाता है कि जब अर्थव्यवस्था में मॉनेटरी वेज डिक्लाइन कर जाती है तो ये सारे क्या होते हैं? डिमांड डिक्लाइन करती है और उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मूल्य डिक्लाइन करता है। जब मूल्य डिक्लाइन करेगा तो वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य कम होने के कारण उत्पादकों का लाभ डिक्लाइन करेगा। जब लाभ डिक्लाइन करेगा तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। मल्टीप्लायर उल्टा काम करेगा। मैंने ये बोला कि एक्सेलरेटर तो उल्टा काम नहीं करता, लेकिन मल्टीप्लायर उल्टा काम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों की आय कम हो जाएगी, एम्प्लॉयबिलिटी खत्म होगी और अनएम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो इन्होंने इस रिलेशनशिप को स्टेब्लिश किया था और इसी को हम लोग फिलिप्स कर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फिलिप्स कर्व जो इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे, इन्होंने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, देखो याद रखना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, ये नहीं आप बोल दो इंटरव्यू में जाकर बोल दो अनएम्प्लॉयमेंट एंड मॉनेटरी वेज के विषय में रिलेशनशिप है, नहीं, मॉनेटरी वेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में रिलेशनशिप को इन्होंने स्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो मौद्रिक मजदूरी बढ़ने पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी की दर है, वो कम हो जाती है और मौद्रिक मजदूरी घटने पर आपके पास क्या हो जाता? अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जा रहा था। तो इसको क्या हुआ था? ए डब्ल्यू फिलिप्स ने इस्टेब्लिश किया था और हमें ये रिलेशनशिप मिला था। तो ये इंग्लैंड के ओरिजिनल आंकड़ों पर अनुभवजन्य आधारित थे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च था।
ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मतलब होता है कि ये एक प्रकार का उन्होंने खुद फील किया, खुद इस रिसर्च डेटा को निकाला और रिसर्च डेटा के आधार पर इस थ्योरम को उन्होंने स्टेब्लिश किया। ठीक है, तो ये आपने बेसिक जाना कि व्हाट इज द फिलिप्स कर्व, और ये फिलिप्स कर्व आप आसानी से अब स्टेब्लिश कर सकते हो। चलिए आगे इन्होंने क्या बात बताई उसके विषय में जानते हैं। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो ये रिसर्च कंडक्ट किया गया, यह ज्ञात करना था कि जो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में इस अवधि में मांग प्रेरक तत्व या लागत वर्धक तत्व अपेक्षाकृत अधिक प्रभावपूर्ण था या नहीं था। दूसरा इन्होंने ये कहा, यह निर्धारित करना था कि किस सीमा तक मौद्रिक तथा वित्तीय नीतियां मुद्रास्फीति के नियंत्रण में अधिक सफल हो सकती हैं। यानी अगर अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो क्या मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से इकोनॉमी में हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं या कम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने ये रिसर्च कंडक्ट किया था। ठीक है, इतना बड़े रिसर्च को उन्होंने अंजाम दिया था। तो इस रिसर्च के माध्यम से एक बड़े एनालिसिस की तरफ जाना चाहते थे, बड़े रिजल्ट की तरफ जाना चाहते थे। तो रिजल्ट के ये उसके क्या कहते हैं मूल, हाँ, ये रिजल्ट के जो आपके रिजल्ट था, इस रिजल्ट में रिजल्ट जो था वो मूल जो ऑब्जेक्टिव थे ये थे। अब हम देखते हैं कि अर्थशास्त्रियों ने फिलिप्स कर्व की आलोचना की और कई जगह पर संशोधन भी किया। उनका मत था कि फिलिप्स वक्र केवल अल्पकाल से संबंध रखता, शॉर्ट रन से, जबकि यह दीर्घकाल में काम नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि जो फिलिप्स वक्र था वो वास्तव में शॉर्ट रन की बात करता है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है कि इसको स्टेब्लिश, ये जो प्रॉपर सैद्धांतिक तौर पर नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहा था कि वास्तव में दीर्घकाल में क्या होता था। तो इसके लिए काफ़ी इसकी आलोचना की गई। ठीक है, लेकिन बाद में जो फ्रीडमैन आए, फ्रीडमैन ने फिलिप्स कर्व को दीर्घकाल में भी स्टेब्लिश किया और उन्होंने बताया कि जैसे अल्पकाल में फिलिप्स कर्व ऊपर से नीचे बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ होता है, लेकिन दीर्घकाल में जो फिलिप्स कर्व होता है दैट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस होता है, ये लंब अक्ष के समानांतर होता है। ठीक है, लेकिन इट विल बी डिपेंड अपॉन स्फीत की प्रत्याशाओं। ठीक है, ये देखो टेक्निकल शब्द है, इसका सबसे टेक्निकल शब्द। ठीक है, रेशनल एक्सपेक्टेशन की आपने बात सुनी होगी, लेकिन आज हम आपके पास बता रहे हैं इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन। इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस का मतलब यह होता है कि सपोज दैट आप अपने घर से पैसा लेते होगे। ठीक है, मम्मी या पापा से बोलते होगे, आप डायरेक्ट कभी पैसा नहीं मांगते होगे। आप ये बोलते होगे कि कमरे का किराया इतना है, इतने की बुक्स है, इतनी की फीस है, इतने का इंटरनेट रिचार्ज है। तो इस आधार पर यानी एक्सपेक्टेशंस ये रहती है आपकी कि अब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य नहीं बढ़ेगा जब आप घर से डिमांड करते हो पैसे की। ठीक है, तो इसे कहते हैं इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन। पापा इतना पैसा या मम्मा इतना पैसा हमको दे दीजिए। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशनरी इस जो आपका एक्सपेक्टेशंस हैं ये मान के चलते हैं कि अब कमरे किराया हमारा इतना रहेगा, बिजली का ये रहेगा, पानी का ये रहेगा, स्कूल की फीस ये रहेगी, ठीक है, ऑटो का किराया ये रहेगा, बुक्स ये रहेगी, इस बेस पे। लेकिन अगर इकोनॉमी में प्राइस राइज हो जाए, सच एज रूम रेंट, सच एज इलेक्ट्रिक बिल, सच एज टैक्सी का, सच एज फीस, तो आपको लगेगा अरे मैंने क्या किया, मैंने तो 2000 डिमांड किया था घर से, बट मुझे डिमांड करना चाहिए था 4000 की। ठीक है, तो अब देखो इसी को हम लोग अप्लाइड करते हैं इकोनॉमिक्स में। एक मजदूर जब अपनी मजदूरी किसी मालिक से मांगता है तो वो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखता है। इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखने का मतलब यह होता है कि जब वो अपनी वेज डिसाइड करता है, मजदूरी मांगता है, तो ये देख लेता है कि अर्थव्यवस्था में अब वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य नहीं बढ़ेगा, उस आधार पर मजदूरी मांगता है। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ जाए तो उसको लगेगा अरे यार मैंने तो गलत काम कर दिया, मैंने इतना कम वेज क्यों मांगा था, मुझे और ज्यादा मजदूरी मांगना चाहिए था ताकि मेरी रियल परचेजिंग पावर मेरे पास मेंटेन रहे। तो जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन है ये बहुत कुछ डिसाइड करती है। यही इकोनॉमी में
फिलिप्स कर्व को लॉन्ग टर्म में डिटरमाइन करती है। ठीक है, अगर मुझे ये पता चल जाए कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन ये रहेगा तो मैं उसी के अनुरूप डिमांड करता हूं, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन से अगर ऊपर या नीचे इकोनॉमी होती है तो हम कहते हैं कि लगता है मेरा डिसीजन जो मैंने मॉनेटरी वेज का रखा था वो प्रॉपर नहीं था। तो इस प्रकार जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन में परिवर्तन होता है उसके कारण फिलिप्स कर्व क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, सरक जाता है। ठीक है, तो ये फिलिप्स दीर्घ काल में इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस के कारण जो आपका शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है वो लगातार शिफ्ट होता चला जाएगा और उन्हीं के संतुलन बिंदु के आधार पर हम दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म फिलिप्स कर्व को स्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका मतलब है कि जो ये फिलिप्स कर्व है, अल्पकाल का फिलिप्स कर्व, अल्पकाल के फिलिप्स कर्व के आधार पर हम दीर्घकाल के फिलिप्स कर्व को स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो दीर्घकाल में स्फीति तथा रोजगार के बीच विनिमय नहीं होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि दीर्घकाल में ऐसा कुछ नहीं होता है, केवल अल्पकाल में हमको दिखाई पड़ता है। इन मतों की स्थापना फ्रीडमैन तथा फेल्प ने की थी। उन्होंने बताया था कि देखो, इन्होंने जो फ्रीडमैन एंड फेल्प्स थे, इन्होंने इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की बात की थी। ये देखो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। फिलिप्स इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट पर बात करते हैं, फ्रीडमैन तथा फेल्प्स इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पे बात करते हैं। और इन्होंने बताया कि दीर्घकाल में फिलिप्स का सिद्धांत काम नहीं करता है और उनका त्वरणवादी या अनुकूलित जो एक्सपेक्टेशन होती हैं, जो अनुकूलित परिकल्पनाएं होती हैं, वही अर्थव्यवस्था में काम करती हैं और अनुकूलित परिकल्पनाओं को एडॉप्टिव, आपका है एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन कहा जाता है। एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, ये एक टर्मिनोलॉजी है। जैसे स्फीत प्रत्याशाएं होती हैं, आपके पास स्फीत प्रत्याशाओं को हमने देखा कि अर्थव्यवस्था में ये शॉर्ट टर्म में काम करता है। वही प्रकार यहां पर एक टेक्निकल टर्म है एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन, और इस एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन का प्रयोग सबसे पहले आपको फ्रीडमैन ने किया था। और एसेलरेशनिस्ट जो त्वरणवादी सिद्धांत है या अनुकूलित प्रत्याशाएं परिकल्पनाओं के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आपके साथ रखूंगा। ये पॉइंट आप यहां पे नहीं भूलोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रीडमैन ने कहा था कि स्फीति और बेरोजगारी के बीच विनिमय का वर्णन करने के लिए हम जो फिलिप्स कर्व है, ठीक है, हमको फिलिप्स कर्व कोई ऐसा मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि फिलिप्स कर्व केवल एक अल्पकालिक घटना है। दीर्घकाल में फिलिप्स कर्व वाइबल नहीं रह जाता है, अर्थव्यवस्था में प्रयोग में नहीं आता है। जबकि स्फीति की वास्तविक दर प्रत्याशित दर के बीच अंतर जो होता है वही फिलिप्स कर्व है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में फ्रीडमैन ने अपने इस टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, स्फीति तथा अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, अब देखो वहां से इन्होंने, क्योंकि अब फिलिप्स कर्व को दीर्घकालीन हमको फिलिप्स कर्व डिफाइन करना था, तो इन्होंने इन्फ्लेशन तथा अनएम्प्लॉयमेंट शब्दों का फिर से प्रयोग करने लगे कि बीच विनिमय का वर्णन करने के लिए एक स्थिर नीचे दाईं ओर ढालू फिलिप्स वक्र मानने की कोई आवश्यकता नहीं। इन्होंने बात कही कि इस तरह का हमको कोई फिलिप्स कर्व एज्यूम करें, कोई जरूरत नहीं। वास्तव में यह संबंध एक अल्पकालिक घटना है और शॉर्ट टर्म में हमारे साथ ऐसी घटना होती है, परंतु कई ऐसे चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, जिसके कारण फिलिप्स कर्व दीर्घकाल में शिफ्ट हो जाता है। यानी जो अल्पकालीन फिलिप्स कर्व होते हैं वो दीर्घकालीन में इस प्रकार से शिफ्ट होते हैं कि अर्थव्यवस्था में स्थिर फिलिप्स कर्व को जन्म दे देते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को, अल्पकालीन फिलिप्स वक्र जब शिफ्ट होते हैं तो उनके बिंदु पथ को, ठीक है, वो कहां कहां उनके स्टेप्स पड़ते हैं, उन पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं तो मुझे दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र प्राप्त हो जाता है।
ठीक है, तो यानी अल्पकालीन फिलिप्स वक्र के माध्यम से हम लोग दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र को जान सकते हैं और पहचान सकते हैं। तो अल्पकालीन फिलिप्स वक्र के आधार पर ही हम दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र को हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। चलिए आगे बताते हैं। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण चर है स्फीत की प्रत्याशित दर। मैंने क्या बोला था आपके साथ, स्फीत की प्रत्याशित दर। और स्फीत की प्रत्याशित दर क्या होती है? आपका कहते हैं इन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द इन्फ्लेशन। कहते हैं आपका एक्सपेक्टेशंस रेट ऑफ द इन्फ्लेशन, कि एक जो मजदूर होता है, एक जो व्यक्ति होता है, वो इन्फ्लेशन को कितना एक्सपेक्टेड कर सकता है। ठीक है, जितना वो एक्सपेक्टेशंस कर सकता है उसके आधार पर इसका निर्धारण करता है। जब स्फीत की दर वास्तविक दर तथा प्रत्याशित दर के बीच अंतर है, तब नीचे दाईं ओर ढालू वक्र फिलिप्स कर्व होगा। यानी अर्थव्यवस्था में देखो, इन्फ्लेशन का मतलब होता है आपने जो अनुमान लगाया कि हमारे रूम का इतना रहेगा, बुक्स का इतना रहेगा, वही एक्चुअल मार्केट में मिल जाता है, तो आपका फिलिप्स कर्व क्या हो जाएगा? ऊपर से नीचे की ओर क्या होगा? ढालू होगा। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में अंतर नहीं है, ठीक है, अंतर है, तो फिलिप्स वक्र क्या हो जाएगा? आपका फिलिप्स वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर होगा। लेकिन अगर इनके बीच में अंतर आपका इनके बीच में अंतर नहीं है, तो हमारे पास एक दूसरा फिलिप्स कर्व जन्म होगा जो लॉन्ग टर्म में हमको दिखाई पड़ता है। तो जो फिलिप्स कर्व ऊपर से नीचे दाएं दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ओर जाता है, इसका मतलब होता है कि जो एक्चुअल रेट है तथा एक्सपेक्टेड रेट है, इनके बीच में डिफरेंस है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये लेकिन दीर्घकाल में देखिए, इन दोनों के बीच में वास्तविक रेट और प्रत्याशित रेट के बीच में अंतर नहीं रह जाता, इसलिए फिलिप्स वक्र दीर्घकाल में ऊपर से नीचे की ओर नहीं गिरता है, और वो क्या होता है? केवल और केवल लंब अक्ष के समानांतर होता है। लंब अक्ष के समानांतर का मतलब होता है कि जो एक्चुअल रेट है एक्सपेक्टेड रेट के बराबर है। जबकि अगर फिलिप्स कर्व ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, तो इसका मतलब होता है कि एक्चुअल रेट माइनस एक्सपेक्टेड रेट इज ग्रेटर देन जीरो, यानी इन दोनों के बीच का अंतर जो है कुछ न कुछ अंतर अवश्य है, परंतु यह अंतर दीर्घकाल में समाप्त हो जाता है। देखो, मैंने यही बात बता रहा हूं कि दीर्घकाल में अंतर समाप्त हो जाता है, यानी ए आर माइनस ई आर इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो फिलिप्स वक्र अनुलंब हो जाता है, लंब अक्ष के समानांतर हो जाता है। यदि अनुलंब का मतलब क्या हुआ? कि अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन बढ़ती चली जाए, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, अनुलंब अक्ष का मतलब यह होता है कि दीर्घकाल में अगर वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ता है, मॉनेटरी वेज बढ़ती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। ये इसका मतलब यहां पर निकाला जाता है। चलिए देखते हैं आगे। इसकी व्याख्या करने के लिए फ्रीडमैन ने बेरोजगारी की प्राकृतिक दर की धारणा को लिया है। अनएम्प्लॉयमेंट के प्राकृतिक दर यानी जो नेचुरल रेट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट है। तो नेचुरल रेट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एक ये नई टर्मिनोलॉजी का इन्होंने प्रयोग किया है, और ये बेरोजगारी की वो दर होती है जिस पर अर्थव्यवस्था अपनी संरचनात्मक त्रुटियों के कारण टिकी रहती है। ठीक है, संरचनात्मक त्रुटियों के कारण का मतलब होता है कि संरचना में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति जॉब करना चाहता है बट वो कर नहीं पाता। मैंने एक दिन संरचनात्मक त्रुटियों को बहुत डिफाइन किया था कि अर्थव्यवस्था में हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में जी रहे हैं, गांव में मशीनीकरण हो चुका है, अब पुराने किसान उन मशीनों के साथ फ्रेंडली नहीं है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चरल इरर हो गया है, ये अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप वो काम करना तो चाहते हैं, बट उनके अनुरूप, उनके स्किल के अनुरूप उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं होता है। तो इतना अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट बना रहेगा, और यही अनएम्प्लॉयमेंट की क्या हो जाती है? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि एक लेबर
जिसको आवश्यक स्किल ज़रूरत है बट उस स्किल के अभाव में वो काम नहीं कर सकता है, तो इसे हम लोग कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो चुका है, अब हम उस तरीके से काम करते हैं जिसमें स्किल की आवश्यकता होती है, और एक व्यक्ति जिसके पास स्किल नहीं है तो वो चाहे जितना पढ़ लिख जाए, विदाउट दैट स्किल वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। यह वो बेरोजगारी दर है जिसके नीचे स्फीत दर बढ़ती है और इसके ऊपर स्फीत दर घटती है। इस दर पर स्फीत दर की प्रवृत्ति ना तो बढ़ने की होती है और ना तो घटने की होती है। यानी इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर क्या होता है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में इन्फ्लेशन और ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। लेकिन मान लीजिए नेचुरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है और ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसके नीचे, अगर इसके नीचे अनएम्प्लॉयमेंट आता है तो हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। लेकिन इसके नीचे अगर अनएम्प्लॉयमेंट इसके आगे जाता है तो हम क्या कहेंगे, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट क्या हो जाएगा, घटेगा। तो इस प्रकार अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है वो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जहां पर इन्फ्लेशन ना तो ज़्यादा है और ना ही जहां पर इन्फ्लेशन कम है। तो ये अर्थव्यवस्था में एक स्टेब्लिश इक्विलिब्रियम है और इसी इक्विलिब्रियम में इकोनॉमी स्टेब्लिश रहती है। इस प्रकार बेरोजगारी की प्राकृतिक दर बेरोजगारी के एक ऐसी दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर स्फीत की वास्तविक दर और स्फीत की प्रत्याशित दर बराबर रहती है। ठीक है, यानी नेचुरल जो आपके पास नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट की जो नेचुरल रेट है, इस पर एक्चुअल रेट तथा एक्सपेक्टेड रेट दोनों इक्वल रहती है और बेरोजगारी की यही एक संतुलित दर है जिस पर अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में हमारी अर्थव्यवस्था स्टेब्लिश हो जाती है। तो दीर्घकाल में जो बेरोजगारी की प्राकृतिक दर है पर फिलिप्स कर्व एक अनुलंब रेखा के रूप में होती है। तो यानी जो दीर्घकाल में हमारा फिलिप्स कर्व होगा वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को दर्शाएगा, जहां पर एक्चुअल रेट तथा एक्सपेक्टेड रेट दोनों बराबर होंगे। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है कि दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। तो उसमें पूछा जाता है कि जो दीर्घकालीन आपका फिलिप्स कर्व होता है, यहाँ पर बेरोजगारी की जो प्राकृतिक दर है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेट तथा एक्चुअल रेट क्या होता है, इक्वल होता है, ग्रेटर होता है, लेस होता है। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा इक्वल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये प्राकृतिक या संतुलित बेरोजगारी की दर है। प्राकृतिक या संतुलित बेरोजगारी की दर है और हर समय के लिए निश्चित नहीं होती, बल्कि अर्थव्यवस्था के भीतर वस्तु बाजार तथा श्रम बाजार की अनेक संरचनात्मक विशेषताओं द्वारा निर्धारित होती है। अब आपसे कह दो कि हरदम क्या अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ रेट रहेगा, यस कुछ रहेगा, बट आज 2% है, कल 4% भी हो सकता है, परसों 3% भी हो सकता है। लेकिन जो ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो चाहे अमेरिका की इकोनॉमी ले लीजिए, चाहे यूरोप की इकोनॉमी ले लीजिए, कहीं ना कहीं हर जगह पर विद्यमान रहेगी। यानी कुछ अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक विशेषताओं के कारण स्ट्रक्चरल ईरर के कारण इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट श्योर बना रहेगा। ये न्यूनतम मजदूरी नियम, अपर्याप्त रोजगार सूचना, मानव शक्ति प्रशिक्षण में कमियां और श्रम गतिशीलता की लागत व अन्य बाजार अपर्णा हो सकती है। यानी अर्थव्यवस्था में न्यूनतम मजदूरी, कभी कभी जैसे आप में से कुछ स्टूडेंट हैं, अगर मैं कहूँ कि 8,000 की नौकरी मिल रही है तो आप में से 50% स्टूडेंट कहेंगे सर हम जॉब करेंगे, 50% कहेंगे हम नहीं करेंगे। ये वो कहते हैं कि नहीं हमारा ये लेवल ही नहीं है। तो ये आपका नेचुरल रेट ऑफ क्या अनएम्प्लॉयमेंट है कि नहीं मैं लाइफ में नहीं काम करूंगा बट 8,000 की नहीं करूंगा। दूसरा, अपर्याप्त रोजगार सूचना, कुछ लोगों को इसमें सूचना मिलेगी, कुछ की नहीं मिलेगी। ये भी होता मार्केट में कि अनएम्प्लॉयमेंट आपको एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि कहाँ की वैकेंसी आई है, कहाँ की वैकेंसी नहीं आई है। देखो अगर हमारा मार्केट पूरी तरह से परफेक्ट एम्प्लॉयमेंट मार्केट होता, यानी पूर्ण प्रतियोगी बाजार होता, जहां पर सारी सूचनाएं श्रमिक को होती, सारी सूचनाएं कंज्यूमर को होती, सारी सूचनाएं प्रोड्यूसर को होती, तो शायद ये पॉइंट आपका कट जाता। लेकिन
हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है वो इनपरफेक्ट मार्केट होती है, और इनपरफेक्ट मार्केट के अंतर्गत क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रॉपर इंफॉर्मेशन का अभाव होता है, और प्रॉपर इंफॉर्मेशन के अभाव के कारण कुछ अर्थव्यवस्था में लोग हैं जो एलिजिबल होते हुए भी अनएम्प्लॉयमेंट रह जाते हैं, और इसी को हम लोग नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कह देते हैं। सब कुछ होते होते थे, आप बहुत अच्छा आईएएस तैयार करते हो और अचानक क्या हो जाता है, उसी दिन बीमार पड़ जाते हो जिस दिन मेंस है। ठीक है, तो क्योंकि आप परफेक्ट कंपटीशन में नहीं, एक ऐसे मार्केट में हो जहां पर सूचना का अभाव है, मानव शक्ति प्रशिक्षण की कमियां हैं, जहां पर ह्यूमन रिसोर्स है, जैसे गर्ल्स हैं, बॉयज को एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि चलिए राइट नाइट है, हम एक काम करते हैं, एक कंपनी में जॉब कर लेते हैं, वहां पे 20,000 है। गर्ल्स के पास ये लिमिटेशंस है, यानी गर्ल्स में क्या होता है कि ये एक श्रम की गतिशीलता नहीं पाई जाएगी कि नहीं वो टाइम मेरे लिए सुटेबल नहीं करता, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, वो अनएम्प्लॉयमेंट रह जाएगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ ऐसे कारक जो हमको बेरोजगार बनाए रखते हैं, ठीक है, वो कारक ही उन कारकों को फिलिप्स यहां पर डिफाइन कर रहे हैं, और फ्रीडमैन और अधिक एलिब्रेट कर रहे हैं कि कुछ ऐसे अर्थव्यवस्था में कारक होते हैं जिसके कारण हम बेरोजगार रहना पसंद करते हैं या बेरोजगार रहते हैं सब कुछ होने के बावजूद। तो इससे हम लोग जैसे मानव शक्ति की प्रशिक्षण की कमियां, मिनिमम वेज, अपर्याप्त रोजगार सूचना, मानव शक्ति, ये कई पॉइंट है जिसके कारण अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक बेरोजगारी बनी रहेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। लेकिन जिस कारण से फिलिप्स वक्र दीर्घकाल में शिफ्ट करता है वो स्फीति की प्रत्याशित दर है, एक्सपेक्टेड रेट है। इसका संबंध इस बात से है कि श्रम किसी सीमा तक ठीक ठाक स्फीति पूर्वानुमान लगा लेता है और वो मजदूरों के पूर्वानुमान के अनुसार अनुकूलन कर सकता है। यानी जब वो अर्थव्यवस्था में जाता है तो अर्थव्यवस्था में वो उन चीजों को देखता है और समझता है। आगे हम देखते हैं, तो ये देखिए आपके पास मैं एक डायग्राम आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। यह डायग्राम अर्थव्यवस्था में हम प्रेजेंट टाइम में कहां पर हैं, हम ए इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हैं। ए इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है, ये अल्पकालीन फिलिप्स वक्र है जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% है तथा इन्फ्लेशन रेट 2% है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि अब हमने एक्सपेक्टेशंस किया और एक्सपेक्टेशन के परिणाम स्वरूप हमने क्या किया कि अर्थव्यवस्था में हमने इतनी मौद्रिक मजदूरी मांगी, कितनी, बी पॉइंट तक, कि नहीं भैया हमारा काम नहीं चलता, भविष्य में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मेरी रियल वेज कम हो जाएगी। तो हमने बी पॉइंट पर जाने का निर्णय लिया और हमने अपने प्रोड्यूसर से कहा कि हमको ऊंची मजदूरी दीजिए। तो ऊंची मजदूरी जैसे लिए तो हमारे इकोनॉमी में क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन कर गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन कर गया। अब देखिए इन्फ्लेशन बढ़ गया क्योंकि हमने मजदूरी तो पहले ली और वो मजदूरी जैसे मांग बन करके बाजार में आई, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ गया। जब इन्फ्लेशन बढ़ गया तो मेरी रियल परचेजिंग पावर क्या हो गई, फिर से उतनी हो गई। रियल परचेजिंग पावर फिर से उतनी हो गई, परिणाम स्वरूप मेरा फिलिप्स कर्व जो SPC1 था वो शिफ्ट होकर के SPC2 हो जाता है और मैं बी से कहां पे पहुंच जाता हूं, फिर से सी पॉइंट पर पहुंच जाता हूं। ठीक है, मैंने दिल्ली के मार्केट में कहा कि मुझे 20,000 रुपए चाहिए। ठीक है, 20,000 रुपए ए पॉइंट पे मैं काम कर रहा हूं। फिर मैंने कुछ दिन बाद गया और मैंने दिल्ली के अपने मालिक से कहा कि मुझे 40,000 रुपए चाहिए। मालिक ने 40,000 रुपए दिया। अब मैं खर्च करने लगा। अर्थव्यवस्था में केवल मेरी मजदूरी नहीं बढ़ी बल्कि सबकी मजदूरी बढ़ी। तो उत्पादक जब मजदूरी बढ़ाता है तो लागत जन मजदूरी का फार्मूला क्या कहता है कि अगर वेज बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। उसने प्राइस बढ़ा दिया। जब प्राइस बढ़ गया तो मेरा क्या हुआ, रियल परचेजिंग पावर घट गई और रियल परचेजिंग पावर घटने से जो अल्पकालीन फिलिप्स कर्व था ए जो SPC1 था वो शिफ्ट होकर के सी पॉइंट पर आ गया। तो देखिए अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन बढ़कर के 4% होता है और अब अनएम्प्लॉयमेंट फिर से वही हो गया अनएम्प्लॉयमेंट। यानी हम ए से बी पॉइंट पर गए और बी से हमारा जो अल्पकालीन फिलिप्स वक्र था वो शिफ्ट होकर के कहां पर आ गया, शिफ्ट होकर के अल्पकाल में तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट घटा लेकिन दीर्घकाल में हम फिर से सी पॉइंट पर आ गए। अब फिर से मैंने सोचा कि 40,000 वेतन है यार, मजा नहीं आ रही, चलो प्रोड्यूसर के पास फिर चलते। फिर हमने लेबर यूनियन से बात किया, लेबर यूनियन ने कहा चलते हैं, मालिक पे दबाव बनाते हैं। मालिक के पास गए, हमने कहा कि नहीं सर 4% वो हो गया इन्फ्लेशन और हमारा खर्चा नहीं चलता, हमको एक काम करिए ज़्यादा मजदूरी दीजिए। तो उसने कहा कितना, हमने कहा 60,000 करिए।
बड़े खुश हो गए। ये मैंने जो एक्सपेक्टेशन थी इन्फ्लेशन की, मैंने उसके आधार पे मांग लिया। उधर प्रोड्यूसर ने मेरी मजदूरी बढ़ा दिया, हम खुश होके चले आए। खुश होके चले आने के बाद हमने देखा तो अगले दिन प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया था। प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया था, मेरी एक्चुअल परचेजिंग पावर फिर से वही हो गई। जब एक्चुअल परचेजिंग पावर फिर से हो गई, यानी वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ने के परिणाम स्वरूप जो मेरा अल्पकालीन फिलिप्स वक्र था वो फिर से शिफ्ट होकर के 3 पर आ गया, और दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, ई हो गया। नया संतुलन बिंदु मुझे ई प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार जब मैंने इन बिंदु पथ ए सी ई को जोड़ा तो मुझे इस प्रकार दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र मिला। और दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र क्या बता रहा था? दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र यह बता रहा था कि अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन रेट कंटिन्यू बढ़ता चला जाता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट सदैव कांस्टेंट रहता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट सदैव कांस्टेंट रहता है। तो इकोनॉमी इस प्रकार अल्पकालीन फिलिप्स वक्र के माध्यम से पुनः दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र के में आ जाती है, क्योंकि हम सही से अनुमान बाजार में इन्फ्लेशन का नहीं लगा सकते। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अल्पकालीन फिलिप्स वक्र कैसा होता है, तो आप कहोगे ऊपर से नीचे गिरता हुआ। दीर्घकालीन क्या होता है? दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र दैट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस पाया जाता है, वाई एक्स के समानांतर पाया जाता है, और जिसका तात्पर्य होता है कि अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन कंटिन्यू बढ़ता जाता है बट अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये आपके साथ मैंने आज आपके साथ टॉपिक डिस्कस किया, इन्फ्लेशन तथा अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का जो रिलेशनशिप प्रोफेसर फिलिप्स ने समझाया। अल्पकालीन फिलिप्स वक्र के विषय में बात आपका फिलिप्स वक्र करता है, दीर्घकालीन जो था वो फ्रीडमैन एंड फेल्प करते हैं। तो चलिए, अब आपके प्रश्न आमंत्रित हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हो।